बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। लेखिका है जया मेहता। सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जानते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है वो लेखिका जया मेहता की इमेज है। इनका जन्म 1977 में हुआ था। जया मेहता एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी एक लेखिका, शिक्षिका एवं नृत्यांगना है। ये अभी तक जीवित है। उनका वे ओडिसी मीन्स ओडिशा की बात किया गया है। लेखिका का जन्म 1977 को हुआ था। जया मेहता एक बहुआयामी प्रतिभा की एक धनी लेखिका, शिक्षिका एवं नृत्यांगना है। वे ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से पारंगत तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। लेखिका है जया मेहता। लेखिका जया मेहता का जन्म 1977 को हुआ था। जया मेहता एक बहुत ही बड़ी प्रतिभा की एक धनी लेखिका, शिक्षिका एवं नृत्यांगना है। अर्थात जो नृत्यांगना का अर्थ होता है जो नाचता है, नृत्य करता है, उसे कहा जाता है नृत्यांगना। उनका वे ओडिसी नृत्य में पारंगत है अर्थात फेमस है और कई वर्षों से भारत और विदेशों में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं। उनकी लेखनी में भारतीय संस्कृति, नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिलती है। जया मेहता ओडिसी नृत्य की प्रतिष्ठित गुरु प्रतिभा जेना सिंह की शिष्या है। अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि जया मेहता जो है उनके गुरु का नाम है प्रतिभा जेना सिंह। प्रमुख पुस्तक की बात की जाए तो नृत्य कथा के अंतर्गत भारतीय नृत्य कहानियां बच्चों के लिए अधिकतर लिखी है, जिनमें से इन्होंने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, कथक, छऊ, मोहिनी अट्टम और सत्रिया जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को रोचक कहानियों के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पुस्तक में जो लेखिका का परिचय दिया गया है वो इस प्रकार से है कि जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्य की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती है। इनका जन्म 1977 में हुआ था। यह पाठ की भारतीय नृत्यों से जुड़ी हुई एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी नृत्य कथा, बस उसी चैप्टर में, उसी पुस्तक में से यह चैप्टर लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र सिंह ने और चित्रांकन रूबिता जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। इनका जन्म 1977 में हुआ था। यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है और इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद था वह शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है तथा चित्रांकन की बात की जाए तो चित्रांकन सुरुबा महतालिया ने किया है। जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां देते आ रही हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ नंबर 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। भारत एक विशाल देश है, अर्थात बहुत ही बड़ा देश है। इसकी रंग बिरंगी सुंदरता, प्राचीन और भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति अर्थात कल्चर पूरी दुनिया में अनोखी है, अर्थात सबसे अलग है। हम पहले से जानते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो अन्य देशों से बिल्कुल ही अलग है, अनोखी है।
भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतना मोहक अर्थात आकर्षक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहां आए हैं और क्यों आए हैं। एंजोला लंदन से जाने माने इलाके एंजेला 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 लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दो दोस्त हैं, तो इन नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक अर्थात ख्याल करना काल्पनिक पर आधारित ऐसे खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजोला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलिजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होगी। कि यहाँ एंजोला की बात की गई। एंजोला कहाँ रहती है? वह लंदन में रहती है। अब यहाँ जो बात किया गया है भारत में ताजमहल है और एफिल टावर की बात की गई है और कोलिजियम की बात की गई है। तो इस प्रकार से कोलिजियम, एफिल टावर, ताजमहल ये सब चीजें देखना एंजोला को बहुत ही पसंद था। ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई अर्थात धन संबंधित पैसे संबंधित मदद दी गई है। तो आप देख सकते हो कि असम की जो नृत्य परंपरा है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री अर्थात एक फिल्म बनाने की बात चल रही थी। तो उससे संबंधित वित्तीय मदद कहाँ से मिली गई थी? ब्रिटिश अकादमी से मिली गई थी। पेचीदा अर्थात उलझी हुई। तो पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था अर्थात समय था। कितने महीने का? 1 महीने का समय था। क्या काम करना था? कि असम की नृत्य परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाना था। और उसके लिए पैसा कहाँ से आया था? पैसा आया था ब्रिटिश अकादमी की तरफ से। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी वसंत अर्थात वसंत ऋतु है जो मार्च और अप्रैल महीने के बीच में आती है। तो वसंत ऋतु की बात की गई है। तो वसंत ऋतु की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उसके साथ जा सके। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी। जल्दबाजी अर्थात अचानक। तो अचानक जो योजना बनाई गई थी भारत में असम आने की, तो उस योजना से वो बहुत ही हैरान थी। पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए, क्योंकि उनके पास सिर्फ कितने महीने का समय था? 1 महीने का वक्त था। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। कहाँ? लंदन से दिल्ली आना और दिल्ली से फिर गुवाहाटी की यात्रा करना। तो उस यात्रा पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। इसके असम की खूबसूरती के बारे में। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो असम की बात कही गई है जो कि भारत के उत्तर पूर्व जिसे हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी कह सकते हैं।
एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था अर्थात खोजना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। कौन से महीने में आए थे? अप्रैल का। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि वसंत ऋतु की बात की गई थी, तो मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में आता है वसंत ऋतु, लेकिन छुट्टियां बढ़ाने की बात कही गई थी। असम में यह नए साल का वक्त होता है, तो असम में जो वसंत ऋतु है, जो अप्रैल का महीना है, वो नए साल के रूप में मनाया जाता है। वसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजोला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। एंजोला क्या देखने जाने वाली थी? बिहू। बिहू यह एक नृत्य है जो कि असम में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजोला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। कृषि अर्थात खेती पर आधारित त्योहार है। जब बसंत ऋतु आता है तब ये तो त्योहार मनाया जाता है, लेकिन यह त्योहार पूरी तरह हमारे भारतीय खेती पर आधारित है, खास तौर पर असम में। तो भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसका है? किसानों का है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? 1, 2, 3। लेकिन कब कब मनाया जाता है? सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, जब जमीन में किसान बीज बोते हैं तब मनाया जाता है। तो जब वे धान रोपते हैं, अर्थात ये जो धानों को, धान का पता है कि जो हम चावल की जो खेती करते हैं तो वह धान को रोपना पड़ता है। पहले बोना पड़ता है, तो उसे एक जगह से निकाल के दूसरे खेत में उसे रोपना पड़ता है, तो तब दूसरी बार मनाया जाता है। तीसरी बार जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, यानी कि जब अनाज तैयार हो जाता है, काटने की बारी आती है तब। तो इस प्रकार से बिहू नृत्य है, वो बिहू एक त्योहार है, वो असम में 1 बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। एंजोला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ अर्थात चकित थी, आश्चर्य थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बड़ा सा बनियान ट्री इंग्लिश में कहते हैं, बरगद का पेड़, उसी के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजोला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ कितने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। टाइम मशीन अर्थात कुछ भी याद कर सकते हैं। टाइम मशीन जो हमें बीते हुए समय की ओर ले जाए, हालांकि ऐसी कोई मशीन होती नहीं है, सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं। या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी? वह मंत्रमुग्ध अर्थात मोहित होकर वहां लड़कियों को वसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। कौन सा? बिहू नृत्य की बात कही गई है। एंजोला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने ताल और बादामी रंग की गति डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वाद्य यंत्र एक प्रकार के बजाने वाले यंत्र, और जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, वे लाल और बादामी रंग की डिजाइन वाली साड़ी पहन रखी थी अर्थात पोशाक पहन रखी थी। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उनकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। इसकी इच्छा हुई? एंजोला की इच्छा की। जब वो वापस लंदन जाएगी तब वहां पर वह इस तरह का नृत्य करेगी। बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजोला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज अर्थात स्वादिष्ट पकवान अर्थात भोजन
तो स्वादिष्ट भोजन का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजोला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजोला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संस्कृत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत अर्थात अधिकतर ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ है। एंजोला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य अर्थात आंकड़े जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। साक्षात्कारकार होता है, इंग्लिश में कहा जाता है इंटरव्यू, तो उसमें वो बिजी थी, व्यस्त थी। एंजोला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग है। कहाँ लंदन का जीवन है, कहाँ असम का जीवन। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ, जैसा कि वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणा पर सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन दोनों को अर्थात उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, उसका नाम था अनु। अनु और एंजोला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। अब देखिए यहाँ पे जो बात किया गया है सत्रों का अर्थ होता है मठ। मठ अर्थात जो बौद्ध मठ से संबंधित होता है, कि हमारे हिंदू धर्म में जो मंदिर बनते हैं पूजा पाठ के लिए, उसी तरह से वहाँ बौद्ध धर्म में मठ बनते हैं। वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा होती है, उसकी पूजा की जाती है, उसे मठ कहा जाता है। उन दोनों की ही उम्र 10 साल की थी। एंजोला की उम्र और अनु की उम्र कितने साल की थी? 10 साल की थी। दोनों ने अंग्रेजी में बात शुरू की। अनु ने एंजोला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। असमिया अर्थात असम में बोले जाने वाले शब्द सिखाए। एंजोला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। किस तरह से अलग तरह से थे? गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। इस तरह से नारियल की जटा से बने हुए घर, इतने अनोखे खिलौने उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। ये देख सकते हो आप, लकड़ी का बना हुआ तीर कमान, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। शक्तिशाली रावण, राम का दुश्मन रावण। तो इस प्रकार से देख सकते हो एंजेला थे, एंजेला विरोधी बनी थी अर्थात रावण बनी थी, और अनु क्या बनी थी? राम बनी थी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फान और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजुला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रही युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। और वैष्णव मठ क्या होता है? वैष्णव मठ अर्थात एंजुला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में, वैष्णव मठ अर्थात भगवान विष्णु से संबंधित, विष्णु को मानने वाले, उन्हें कहा जाता है वैष्णव। तो उस सभागार में नृत्य कर रही युवा साधुओं का फिल्मांकन किया, अर्थात उस पर क्या फोटोग्राफी लेने की क्रिया की। एंजुला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजुला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह
गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध अर्थात छद्म युद्ध का अर्थ होता है छोटे छोटे देशों में जो लड़ा गया युद्ध होता है उसे कहा जाता है छद्म युद्ध लड़ सके। इसे मानना था एंजोला और अनु का। माँ ने एंजोला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। अब देखिए इससे एक चीज का जरूर प्रतीत होता है कि जो मठ है, देखिए मठ अर्थात मंदिर, तो साधु लोग पहले मंदिर में रहते थे और वे ही यह नृत्य किया करते थे, लेकिन अब कुछ साधु उस मठों से बाहर निकल करके चाहे आदमी हो चाहे औरत हो उन्हें यह नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, अर्थात उन्होंने ऐसा काम किया, इसे उन्होंने मठ से निकाल दिया गया है कि उन्हें मठ में वापस दोबारा प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन वर्तमान समय अर्थात आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगना अर्थात नर्तकी का फिल्मांकन करने वाली थी, अर्थात फोटोग्राफी करने वाली थी। एंजोला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी अर्थात इजाजत दे दी। उस रात अनु और एंजोला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपाल, जिसका नाम जय और विजय की कहानी थी। एक बड़ी विचित्र कहानी है। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, द्वार रक्षक थे, जिनका नाम था जय और विजय। पर्दा उठा और एंजोला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। ये पगड़ी नुमा, पगड़ी पहने हुए महिलाएं, आदमी नहीं बल्कि कौन, महिलाएं, वह नृत्य और नाटक शैली में बड़ा ही विचित्र अभिनय कर रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषि मुनि की बातें गई है, तो ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। जय और विजय वो द्वारपाल थे। जब ऋषि मुनि मिलने आए तो जय विजय ने उन ऋषि मुनियों को रोक दिया। किसने मिलने के लिए, भगवान विष्णु से। तब वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया, असुर अर्थात राक्षस बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मार करके उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। तो इस प्रकार से ये जो पूरा स्टोरी, जो कहानी बताई गई है, इस कहानी को एक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उस नृत्य का नाम क्या था बच्चों, क्षत्रिय नृत्य। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्पी लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह बड़ा ही कैसा था, अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल, क्या नाम था, जय और विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में उन्हें साथ ले गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम क्या था, प्रिया और रीता। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। तो क्षत्रिय नृत्य और बिहू नृत्य, क्षत्रिय नृत्य और यह बिहू नृत्य है। तो एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती। वापस लंदन जाने के बाद
वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड किया था। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाला बिहू। इस प्रकार से हमने देखा कि सत्रिया और बिहू ये दोनों नृत्य हैं। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असली नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में अर्थात अपने क्लास में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया था, लोगों को दिखाया। उसके सहपाठियों अर्थात मित्रों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी अर्थात खुश थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन भी था। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।